So today we are going to start with the interpretation of statutes, deeds, documents. Bete, first of like you would like to know, first of all, you would like to know what is interpretation. So write down to draw meaning. स्टेच्यूट्स के मीनिंग निकालना, एक्ट्स के मीनिंग निकालना, डीड्स के मीनिंग निकालना, डॉक्यूमेंट का मीनिंग निकालना, वो क्या कहना चाहते हैं वो मीनिंग निकालना ही क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट्स. टू ड्रॉ रियल मीनिंग ऑफ द एक्ट, डीड्स, डॉक्यूमेंट, स्टेच्यूट, बायलॉज, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, इन सबको पढ़ना सीखना है. इन सबको पढ़ना सीखना है हम लोगों ने. तो आइए पढ़ना सीखें. शुरुआत करते हैं. पहला टॉपिक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, बेसिक. बेसिक से शुरुआत करेंगे. ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से 2-3 क्लास में ये चैप्टर पैकअप हो जाएगा. व्हाट इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द रियल मीनिंग ऑफ द एक्ट और डॉक्यूमेंट. किसी एक्ट का या किसी डॉक्यूमेंट का रियल मीनिंग निकालना. किसी एक्ट या डॉक्यूमेंट का रियल मीनिंग निकालना. टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द एक्ट और डॉक्यूमेंट. एक्ट कहना क्या चाहता है, डॉक्यूमेंट कहना क्या चाहता है, उसका वास्तविक मीनिंग निकालना ही क्या है, इंटरप्रिटेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन इनेक्टिंग एक्ट. एक्ट को लाने में लॉ मेकर की क्या मंशा थी, लेजिस्लेचर की, लॉ मेकर की क्या मंशा थी एक्ट को लाने में. व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट. अब जैसे हम एक एक्ट लेके आए, एक एक्ट लेके अभी आई मोदी सरकार कि वो जो तलाक देना है वो लीगल प्रोसेस के थ्रू दिया जाना चाहिए, मुंह से बोल के नहीं दिया जाना चाहिए. कुछ लोगों ने इसको गलत ग्राउंड पे विरोध किया. कुछ लोगों ने इसको कहा भैया आप गवर्नमेंट जो है वो एक कम्युनिटी के अगेंस्ट है और ये वो है. लेकिन रियल में क्या है, जो हमारा जो संविधान है ना, वो चाहे लेडी हो, मेल हो, फीमेल हो, सबको बराबरी का दर्जा देता है, राइट टू इक्वालिटी. और उसके तहत आप किसी को इस तरीके से तलाक दे दें वो अलाउड नहीं करेंगे. वहाँ पे उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए इस एक्ट को लाया गया है, ताकि उस जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन ना हो. तो जब हम लॉ मेकर की मंशा को जानेंगे तो हम सही में जान पाएंगे कि लॉ क्यों इंट्रोड्यूस किया गया. ध्यान रखिएगा, हमें इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर देखनी है, ठीक है. टू असर्टेन पता लगाना लॉ मेकर की इंटेंशन क्या है. तो लॉ मेकर की इंटेंशन क्या कि फीमेल्स को मेल्स के बराबर का दर्जा देना, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, कोई भी धर्म हो. उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑल रिलीजन को, ऑल ग्रीड, छोटा बड़ा सबको एक समान लेके चलता है. तो वहाँ पर मेल फीमेल को भी बराबरी का दर्जा दिया गया. तो किसी को अधिकार नहीं होता कि 3 बार बोल के ऐसे तलाक दे दे. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो इसी प्रकार से कोई भी लॉ लेके आया गया. अच्छा, कंपनीज एक्ट है. कंपनीज एक्ट जो है वो पुराना कंपनीज एक्ट था, फिर नया क्यों लाया गया. नया लाया गया लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए. बल्कि लॉ था उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अननेसेसरी प्रोविजंस को हटाने के लिए और नई चीज़ों को डालने के लिए. जो नए आज की डेट में, एक 1956 वाला लॉ चल रहा था और 2013 में जाके नया एक्ट आया. तो आज के हिसाब से जो चीज़ें ज़रूरी हैं, नए एक्ट में CSR को शामिल किया गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल किया गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविज़न को और सॉलिड किया गया. तो कई ऐसी चीज़ें डाली गई जो पुराने एक्ट में नहीं थी. तो लॉ मेकर की इंटेंशन को समझना जरूरी है. इट मीन्स एक्सपेंडिंग द मीनिंग ऑफ रिटन वर्ड. रिटन वर्ड के मीनिंग को एक्सपेंड करना. इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, जो लिखित शब्द है उनके मीनिंग को एक्सपेंड करना. अगर सिर्फ इंग्लिश से हिंदी मीडियम जानना होता तो हम घर बैठ के भी पढ़ लेते. हमने क्लास भी क्यों लगाई, ताकि लॉ को हम अंडरस्टैंड कर सकें, लॉ को हम इंटरप्रेट कर सकें, लॉ का सही मतलब समझ सकें, लॉ का इंटेंशन जान सकें. मेकिंग आउट द मीनिंग, एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देम इन द स्पेसिफाइड मैनर. वर्ड्स को सही तरीके से समझना, उनका मीनिंग निकालना, उनको एक्सप्लेन करना, उनको समझना, उसके लिए इसको कहा जाता है इंटरप्रिटेशन. समझ में आई बात. तो इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, किसी एक्ट का, किसी
एक्ट का, किसी स्टैच्यूट का, किसी डीड का, किसी डॉक्यूमेंट का सही मीनिंग निकालना कि लॉ मेकर की क्या मंशा थी ये बात लिखते समय, ये एक्ट बनाते समय लॉ मेकर की क्या मंशा थी, ठीक है ना। इसके बाद द वर्ड स्टैच्यूट मीन्स एक्ट इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा एक्ट बनाया जाता है उसी को स्टैच्यूट कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा स्टैच्यूट के अंदर लॉ रेगुलेशन ऑफ एवरी काइंड आ जाते हैं, लॉ रेगुलेशन ऑफ एवरी काइंड। तो ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ एक्ट को ही मैं स्टैच्यूट बोलूँगा, ठीक है ना। सारे एक्ट्स जो हैं इनको मिला के क्या कह दिया, स्टैच्यूट। और इसके अंदर लॉ रेगुलेशन ऑफ एवरी काइंड आएगा। लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डर, बायलॉज, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सब लॉ का ही तो पार्ट है। और इसी को समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। डन इट एवरीवन? ओके, डन है, क्लियर है, बोलो ना। चले आगे जी। अगला पॉइंट, नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन। लो जी, इंटरप्रिटेशन करने की क्या जरूरत है, बड़ा सिंपल चीज है। नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, आइए जरा ध्यान से देखें इसे। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, लीगल इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच कोर्ट इंटरप्रेट एंड अप्लाई लेजिस्लेचर। ये एक प्रक्रिया है जिसके जरिए कोर्ट एक्ट को समझते हैं, अप्लाई करते हैं। हमें इंटरप्रिटेशन क्यों करना पड़ता है, उसके पीछे रीजन है नंबर वन। रीजन नंबर वन, वाई टू इंटरप्रेट द एक्ट। रीजन नंबर वन, एम्बिग्यूटी इन वर्ड्स। जो शब्द हैं उनके कई मीनिंग होते हैं, एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन जरूरी हो जाती हैं यदि कोई स्टैच्यूट इन्वॉल्व होता है। कई बार तो शब्दों का मतलब प्लेन और क्लियर होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन कई केस में वर्ड का एम्बिग्यूटी, वर्ड मतलब वर्ड क्लियर नहीं होते, उनके अस्पष्ट मीनिंग होते हैं जिनको रिजॉल्व करते हैं जजेस उनका सही मतलब निकाल के। कई बार तो शब्द बिल्कुल क्लियर होते हैं, पढ़ा और क्लियर हो गया, प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग होता है, लेकिन कई केसेस में शब्दों में एम्बिग्यूटी होती है, अस्पष्टता होती है, तो वहाँ पे जजेस इंटरप्रेट करते हैं और रियल मीनिंग निकालते हैं उस वर्ड का। अगला, वर्ड एंड लीगल एक्सपर्ट आर नॉट परफेक्ट। शब्द भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है, लीगल एक्सपर्ट भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। जो एक्ट ड्राफ्ट किया जाता है वो लीगल एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें रूल्स और प्रोविजन यूज़ किए जाते हैं बाय यूज़ ऑफ वर्ड। रूल और प्रोविजन डाले जाते हैं, उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लीगल एक्सपर्ट और वर्ड भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होते। वर्ड कन्वे डिफरेंट मीनिंग वाइल यूज इन डिफरेंट सर्कमस्टांस एंड रेफरेंस। शब्दों का अलग अलग जगह पे और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मतलब होता है, ठीक है ना। तो आप किसी को प्यार से कोई चीज़ बोलते हो उसका अलग मतलब होता है, गुस्से से कोई चीज़ बोलते हो अलग मतलब होता है। ऐसी जो शब्द एक्ट में इस्तेमाल करे जाते हैं उनका अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पे हमें लॉ मेकर की इंटेंशन को समझना जरूरी है। इंटेंशन ऑफ द लीगल एक्सपर्ट, इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर हैज़ टू बी गैदर्ड नॉट ओनली फ्रॉम वर्ड, केवल वर्ड से ही नहीं बल्कि सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से। लॉ मेकर की इंटेंशन को समझना जरूरी है, केवल शब्दों से ही नहीं, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है कि क्या गलत हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है, क्या चीज़ गलत हो रही है जिसको ठीक करना जरूरी है, उसी के लिए तो लॉ बना रहे हैं। फिर एक्ट का मीनिंग निकालते समय जजेस को कई सारे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के तरीके यूज़ करने पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे, आगे पढ़ाऊंगा। मेथड्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है उसके अलग अलग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार तो ट्रेडिशनल कैनन ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन लिया जाता है, पुराने तरीके से किस तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करना है। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री भी काम आती है, पर्पस ऑफ द लॉ मेकर भी काम आता है। तो अलग अलग चीज़ों को बेस लेके लॉ मेकर के इंटेंशन को जानने का प्रयास किया जाता है। डन, आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी इन लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेशन है उसमें भी अनसर्टेनिटी होती है कई कारणों से, क्योंकि जो वर्ड है वो इम्परफेक्ट सिंबल है इंटेंशन कम्युनिकेट करने के। वर्ड भी एम्बिग्यूअस होते हैं और टाइम बाय टाइम उनका मीनिंग चेंज होता रहता है, इसलिए भी लॉ को इंटरप्रेट करना ज़रूरी है। कई बार अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए कल्चर आ जाते हैं, वहाँ पे भी एग्जिस्टिंग लॉ को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए नए लॉज लाए जाते हैं या लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है अलग तरीके से। तो अनसर्टेनिटी होने के कारण हमें इंटरेस्टेड ग्रुप के नीड को कैटर करना है और हमें कंप्रोमाइज़ या कैटर करना है। तो कहने का मतलब क्या है, कोर्ट को देखना पड़ेगा कि किसी एक्ट को कैसे लागू करना है। इसके लिए स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। अगर किसी प्रोविज़न के दो इंटरप्रिटेशन है
तो कोर्ट वो इंटरप्रिटेशन उठाएगा जो इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, लॉ मेकर की इंटेंशन को व्यक्त करता हो। यदि किसी प्रोविज़न के दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है तो कोर्ट वो इंटरप्रिटेशन लेगा जो लॉ मेकर की इंटेंशन को व्यक्त करता हो। इसके बाद हमें ये भी माइंड में रखना है कि लॉ सुप्रीम है, लेजिस्लेचर सुप्रीम है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी सुप्रीम है, और जब वो लॉ क्रिएट कर रही है और कोर्ट केवल इंटरप्रेटर ऑफ लॉ है। कहते हैं ना, लॉ मेकर क्या है? पार्लियामेंट इज द लॉ मेकर, लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकर एंड जुडिशरी आर द लॉ इंटरप्रेटर। कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है, कोर्ट का काम केवल लॉ को इंटरप्रेट करना है कि लॉ मेकर का इंटेंशन क्या है, क्या ध्यान में रख के इन्होंने ये प्रोविज़न डाला। तो इंटरप्रिटेशन के जरिए कोर्ट नया लॉ नहीं बना सकते, एग्जिस्टिंग लॉ के प्रोविज़न को चेंज नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इंटरप्रिटेशन करते समय कोर्ट जो प्रोविज़न दिया उन्हीं को इंटरप्रेट करेंगे, एक नए प्रोविज़न उसमें ऐड नहीं कर सकते, उसमें कोई स्वीपिंग चेंजेस नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा। तो एक बार आप सभी से निवेदन, ज़रा ध्यान से पढ़िए इसको सभी लोग। Is it okay done everyone? आगे बढ़े, जवाब तो दो। इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन। हाँ बेटे पढ़े आगे। विशाखा, अभिषेक। इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड और सर्टेन प्रिंसिपल। किसी शब्द या सिद्धांत का सही मीनिंग निकालना, सही सेंस निकालना। कंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज द मेथड बाय विच इंटरप्रिटेशन इज डन। टू कंस्ट्रू मीन्स टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करने के तरीके को ही कंस्ट्रक्शन कहा गया। किसी चीज को बनाना, उसका मीनिंग बनाना, मीनिंग क्या है वो तो है इंटरप्रिटेशन, और मीनिंग बनाने का तरीका कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन से आपको ट्रू मीनिंग और पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन का पता लग जाता है। इंटरप्रिटेशन ब्रिंग द ट्रू मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ मेकर का इंटेंशन पता लगता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कंक्लूजन निकालना, एक सिचुएशन जो कोर्ट के सामने आई है उसका निष्कर्ष निकालना। कोर्ट कंस्ट्रूड करते हैं भाई ये स्थिति में क्या होना चाहिए। लॉ मेकर ने स्थितियां तो जज नहीं की, लॉ मेकर ने तो लॉ बना दिया। अब 1000 तरह की स्थिति आती है जज के सामने, तो जो सिचुएशन कोर्ट में जज के सामने आई है उस सिचुएशन में क्या रिजल्ट होना चाहिए, क्या निष्कर्ष होना चाहिए, उसे निकालना कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। इंटरप्रिटेशन लिबरल भी हो सकता है, स्ट्रिक्ट भी हो सकता है। इंटरप्रेट कैसे भी कर सकते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन कोई भी निकाल सकता है। मैं एक्सपर्ट हूं, मैं अपना इंटरप्रिटेशन अलग निकाल सकता हूं, कोई दूसरा एक्सपर्ट अपना इंटरप्रिटेशन अलग निकाल सकता है। लेकिन लिबरल कंस्ट्रक्शन में एब्सर्ड और अनजस्ट रिजल्ट आ जाएंगे। अगर जज अपना लिबर्टी लेने लग गए वो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ही करेंगे। अगर जज फैसला सुनाते समय, कंक्लूजन पे आते समय लिबर्टी ले गए तो इससे अनजस्ट और एब्सर्ड रिजल्ट आएगा, वहां पे लिबर्टी नहीं चलेगी। सही मीनिंग निकालना जरूरी हो जाएगा, सही निष्कर्ष निकालना जरूरी हो जाएगा उस परिस्थिति का जो परिस्थिति कोर्ट के सामने आई है, एक्ट लगाते समय, लॉ लगाते समय। इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस रेफरिंग टू बोथ स्पिरिट एंड रीजन ऑफ लॉ। इसमें स्पिरिट ऑफ लॉ भी देखा जाता है और रीजन ऑफ लॉ भी देखा जाता है। लॉ क्यों बनाया गया, लॉ के पीछे क्या मंशा थी। कंस्ट्रक्शन में तो क्या है, मीनिंग, जो वर्ड यूज किया गया एक्ट, उसका मीनिंग निकालना, टू ड्रॉ द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इन द एक्ट। तो एक बार इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिए सब लोग।
यस प्लीज। हाँ जी, ध्यान से पढ़िए टॉपिक नंबर 3। ओके, डन इट है टॉपिक। यस सर। वेरी गुड। एक और पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मजा आ रहा है पढ़ने का? हाँ जी, समझ में आ रहा है लॉ को पढ़ना कैसे है जी? हुमा, विशाखा, यश, जवाब दो भैया। अभिषेक, सर समझ में आ रहा है। क्या समझना है कि लॉ को पढ़ना कैसे है, ये सीख रहे हैं हम इस चैप्टर में। आगे चलिए। टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन दो तरह से क्लासिफाई की गई, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन तो वही इंग्लिश मीनिंग बस इसका मीनिंग क्या है, वर्ड का मीनिंग क्या है। और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मतलब रीजनल इंटरप्रिटेशन, कि इसके बिहाइंड, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आइए जरा दोनों में डिफरेंस भी देखें। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन को लिटरल इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है, जो एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड आ जाता है। और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को फंक्शनल इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन डिपेंड करती है लेटर ऑफ द इनेक्टेड लॉ, इलेक्टेड लॉ में क्या लेटर इस्तेमाल किए गए हैं। और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में हम देखते हैं स्पिरिट ऑफ द लॉ के पीछे मंशा क्या थी। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ देखा जाता है, केवल वर्ड को देखा जाता है, मतलब डिक्शनरी मीनिंग अगर आप कहो तो। ये लॉ मेकर की इंटेंशन को नहीं देखता। लेकिन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, लिटरल लेगिस्ट के बियॉन्ड जाके देखा जाता है, यानी कि मोर सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस लिया जाता है कि ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर क्या थी, लॉ मेकर की मंशा क्या थी। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में वर्ड को समझा जाता है पॉपुलर या डिक्शनरी मीनिंग के अनुसार, प्लेन सेंस में। कोई लिटरल लेगिस्लेशन से बाहर जाके नहीं देखा जाता, लिटरल मीनिंग निकाला जाता है जैसे एक आम आदमी समझता है। लेकिन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जहाँ फेल हो जाती है, जहाँ डिक्शनरी मीनिंग से काम ना चल रहा हो, वहाँ सेंसिबल मीनिंग निकालना पड़ता है अदर फैक्टर से। तो ज़्यादातर तो कोर्ट में ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ही यूज होती है। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर रेयरली यूज्ड इन द कोर्ट, बट ये भी यूज होती है, ध्यान रखना। तो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द एक्ट एज इट इज मीनिंग लिया जाता है। और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर देखी जाएगी। ध्यान से पढ़िए दोनों, ध्यान से पढ़िए। पढ़ लो बेटा ध्यान से एक बार। पढ़ के ओके भी करिए। क्लियर है। हाँ बेटे, यश, अभिषेक, उमा, चले आगे। एक टॉपिक और देख लीजिए ध्यान से, प्रिजम्पशन अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। आवाज आ रही है मेरी?
presumption about interpretation of statute. Wait. हाँ बेटे, प्रेजम्पशन अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ध्यान से देखिएगा। जनरली फॉलोइंग assumption आर मेड while इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए, मोर देन वन मीनिंग को अवॉइड करने के लिए क्या क्या प्रेजम्पशन लगाई जाती है? नंबर 1, वर्ड इन स्टैट्यूट आर यूज प्रिसाइजली एंड नॉट लूजली। जो शब्द एक्ट में इस्तेमाल किए गए हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग है, लूज मीनिंग नहीं है। उनका एग्जैक्ट सेंस है, कोई सेंस है जिसको लेकर रख कर ये यूज किया गया है। दूसरा, मेंस रिया इज नेसेसरी फॉर ऑफेंस ऑफ कमिटिंग क्राइम। अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसमें गिल्ट इंटेंशन होगा था। कोई ऐसे तो क्राइम करेगा नहीं जो ऑफेंस में अगर किसी को चार्ज नहीं है तो मेंस रिया प्रिज्यूम किया जाता है कि मेंस रिया रहा होगा, गिल्ट इंटेंशन रहा होगा। तो ये सामने वाले को प्रूव करना पड़ेगा जी गिल्ट इंटेंशन नहीं था। लॉ तो मानेगा गिल्ट इंटेंशन था। ऑफेंस अगर चार्ज लगा रहा है तो वहां पे गिल्ट इंटेंशन माना जाएगा। पहले 2 पॉइंट क्लियर हैं। पहला, जो वर्ड स्टैट्यूट में है उनका एग्जैक्ट और प्रिसाइज और क्लियर मीनिंग है, कोई लूज मीनिंग नहीं है, सोच समझ के डाला गया है वर्ड। दूसरा, गिल्ट इंटेंशन जरूरी है ऑफेंस ऑफ कमिटिंग क्राइम में। अगर कोई ऑफेंस का चार्ज लग रहा है तो गिल्ट इंटेंशन होगी, ये माना जाएगा। ये सामने वाली पार्टी जिस पे चार्ज लग रहा है उसे प्रूव करना पड़ेगा मेरी गिल्ट इंटेंशन नहीं थी, तभी वो बच पाएगा, नहीं तो बच जाएगा। राइट वंस गिवन आर नॉट टेकन अवे विदाउट एक्सप्रेस वर्ड और अननेसेसरी कंपनसेशन। एक बार जो अधिकार दे दिए गए उनको विड्रॉ नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लिए जा सकते। एक्सप्रेस वर्ड जब तक ना कही जाए या नेसेसरी कंपनसेशन ना दिया जाए उसके बदले। एक बार जो अधिकार दे दिए गए उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। विदाउट एक्सप्रेस वर्ड, बिना कहे वापस नहीं हो सकते। जो दिए हुए वो दिए हुए हैं, या फिर उसके लिए कंपनसेशन दो। स्टैट्यूट इज कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल सिद्धांतों के साथ ये कंसिस्टेंट है, ये मान के चला जाएगा, सेम है, उन्हीं पे आधारित है। स्टैट्यूट इज इंटेक्टेड प्रोस्पेक्टिवली। जब तक कुछ और ना कह रखा हो तो एक्ट को कैसे माना जाएगा, कैसे लागू हो रहा है, प्रोस्पेक्टिवली। अगला, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस टू बी फॉलोड। हर पार्टी को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अगर आप किसी को दोषी करार दे रहे हो, उसे दोषी करार देने से पहले उसे सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अगला, लेजिस्लेचर कन्फर पावर नेसेसरी टू कैरी आउट द ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय इट। अगर लॉ में कोई पावर दी गई है, ड्यूटीज दी गई हैं, तो उनको पूरा करने के लिए भी पावर भी दी जानी चाहिए। लॉ में अगर मुझे कोई ड्यूटी दी गई है तो उन ड्यूटी को पूरा करने के लिए पावर भी दी गई होगी, ऐसा एजम्पशन मान के चला जाता है। और लास्ट में, स्टैट्यूट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, संवैधानिक रूप से वैलिड है। ये सारी एजम्पशंस हैं। क्या है बोलो? एजम्पशंस। एक्ट को इंटरप्रेट करते समय आप ये सब एज्यूम करके चलोगे अपने माइंड में। पढ़िए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एजम्पशंस पढ़ लीजिए। 8 एजम्पशंस पढ़ लीजिए। टॉपिक नंबर 13 भी आपका डन 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 डन। वेरी वेरी गुड।
बेटे ये सब एजम्पशंस हैं, ध्यान रखिएगा। इज इट ओके? डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. टॉपिक नंबर 12 पे आ जाइए। इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। डीड को डिफाइन किया गया सेक्शन 21A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग परपोर्टिंग टू इफेक्ट सम लीगल डिस्पोजिशन। किसी लीगल डिस्पोजिशन को प्रभावित करना। लीगल डिस्पोजिशन मतलब कोई लीगल काम करना है, जैसे पार्टनरशिप डीड, सेल डीड, गिफ्ट डीड, लीज डीड। लॉ का स्वरूप देना, किसी लॉ से बाउंड करना किसी डॉक्यूमेंट को, किसी रिलेशन को कोई लीगल इफेक्ट करने के लिए। इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार डीड क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में जो लीगल इफेक्ट करता हो, किसी चीज को लीगली प्रभावित करता हो। जैसे एग्जांपल आप कह सकते हो सेल डीड, गिफ्ट डीड, लीज डीड, है ना, पार्टनरशिप डीड। डॉक्यूमेंट मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं पहले, सेक्शन 3 क्लॉज 18 पढ़ा चुका हूं ना पिछले एक्ट में। डॉक्यूमेंट इंक्लूड एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय वे ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स और मोर देन वन मीनिंग which is used or which is intended to be used for the purpose of recording that matter। कोई भी मैटर लिखा गया, एक्सप्रेस किया गया, डिस्क्राइब किया गया किसी भी सब्सटेंस पे लेटर, फिगर, मार्क के जरिए, जिसका इरादा किसी मैटर को रिकॉर्ड करने का हो। डीड और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन याद कर लेना, आगे पढ़ो। इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन सजेस्ट दैट द वर्ड ऑफ डीड मस्ट बी कंस्ट्रूड एज टू लीड द सेंसिबल मीनिंग। अंडरलाइन करो सेंसिबल मीनिंग। जो भी डीड के वर्ड आपने पढ़ने हैं उनका सेंसिबल मीनिंग निकालना है। जनरली द वर्ड और फ्रेजेस ऑफ ए स्टेट्यूट आर टू बी गिवन इन द ऑर्डिनरी मीनिंग। जनरली ऑर्डिनरी मीनिंग दिया जाता है, लेकिन अगर एक या एक से ज़्यादा क्लोजेज में कन्फ्लिक्ट आ रहा हो तो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इस तरीके से पढ़ना है। थर्ड पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। अगर डीड के दो क्लोज आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो ऐसे आपने इंटरप्रेट करना है कि दोनों का अपना अपना मीनिंग आए, दोनों प्रभावित हो सके। यानी कि एक का मीनिंग पढ़ो तो दूसरा नल एंड वॉइड हो जाए। अगर दो क्लोजेज में, डीड के दो क्लोजेज में कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो एफर्ट मारनी चाहिए कि कन्फ्लिक्ट दूर किया जाए, ताकि दोनों क्लोजेज के अपने अपने मीनिंग हो, अपना अपना प्रभाव हो। अगला पैराग्राफ। एन एफर्ट शुड बी मेड टू रीड द बोथ पार्ट ऑफ द डीड हार्मोनियसली। दोनों को बैलेंस करते हुए पढ़ो, एक दूसरे से बैलेंस स्थापित करते हुए पढ़ो। एक दूसरे को खत्म करते हुए नहीं पढ़ना कि ये लगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा और वो लगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरीके से पढ़ो कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों का अपनी अपनी जगह मतलब है, दोनों का अपना अपना रेलेवेंस है, दोनों का अपना अपना यूज है, दोनों का अपना अपना प्रभाव है। परंतु यदि ऐसा करना पॉसिबल ना हो तो अर्लियर पार्ट विल प्रिवेल ओवर द लेटर वन। जो पहले लिखा गया था उसे तबज्जुम दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और बाद वाला पार्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। बाद वाले पार्ट को डिसगार्डेड कर दिया जाएगा, डिसरिगार्डेड कर दिया जाएगा। बाद वाले पार्ट को डिसरिगार्डेड कर दिया जाएगा अगर अलग अलग मीनिंग नहीं निकल रहा। लास्ट पॉइंट। इट इज द रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट द सेम वर्ड कैन नॉट हैव टू डिफरेंट मीनिंग इन द सेम डॉक्यूमेंट अनलेस द कंटेक्स्ट कंपेल द एडॉप्शन ऑफ सच कोर्स। एक वर्ड को अगर एक डॉक्यूमेंट में 10 जगह यूज किया गया तो 10 जगह उसका सेम मीनिंग लेके चला जाएगा। एक वर्ड को एक डॉक्यूमेंट में अगर 10 जगह यूज किया गया या अलग अलग जगह यूज किया गया, उसका सेम मीनिंग रहेगा पूरे डॉक्यूमेंट में, जब तक कंटेक्स्ट कंपेल ना कर दे उसका अलग कोर्स, अलग मीनिंग अडॉप्ट करने की। डन इट। टॉपिक नंबर 12 भी आपका डन 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 डन। वेरी वेरी गुड। ओके, डन है। हाँ जी,
चलिए, कितने टॉपिक हो गए इसके? 6 हो गए। 6 हो गए। और पढ़ना है, रुकना है अभी? बोलिए। बोलो। हाँ जी, काफ़ी आज के लिए इतना। यस सर। हम्म।